हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सीटेट और यूपीटेट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ हमारे द्वारा डिस्कस किए जा रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आने वाले क्वेश्चंस को आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हमारे ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मैनर में है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। In order to understand his students, a teacher must have a knowledge of what? ऑप्शन ए चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान की। ऑप्शन बी टेंडेंसी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, बच्चे को समझने की प्रवृत्ति। सी द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी, क्या एक टीचर को इसकी आवश्यकता होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, बच्चे को समझने की प्रवृत्ति, क्या टीचर को एक चाइल्ड को अंडरस्टैंड करना चाहिए? यस, डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड। टेंडेंसी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट वन, ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। बिल्कुल, ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट बहुत मैटर करता है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। उसी के अकॉर्डिंग एक टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को अडेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट्स को समझने के लिए, जिसकी वजह से आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, एम्फेसिस इज ऑन द प्रोसेस। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, यानी कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। इन चाइल्ड डेवलपमेंट डू वी स्टडी फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस। या फिर उपरोक्त सभी, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या उपरोक्त सभी दिए गए ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शंस को हम कंसिडर कर सकते हैं? तो जब भी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात होती है तो ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास क्या है? यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तनों को स्टडी किया जाता है। जैसे कि गर्भावस्था 0 से 9 माह, उसके बाद शैशवावस्था इन्फेंसी, जन्म से लेकर के आगे तक अप टू द 6 ईयर्स ऑफ एज। बाल्यावस्था 7 टू 12 ईयर्स। किशोरावस्था 12 टू 18 ईयर्स। तो ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टडी किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर देयर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। फॉर अ प्राइमरी टीचर, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल। वाई? तो एक प्राइमरी शिक्षक को चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, उसको इसका ज्ञान क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए, यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायक है। टू मेक द चिल्ड्रन डिसिप्लिन, इट इज़ हेल्पिंग देयर। ऑप्शन बी, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, क्या इम्प्रूवमेंट हो जाता है रिजल्ट में। ऑप्शन सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, मीन्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन, इट इज़ हेल्पफुल और इट बिकम्स ईजी, ये सुविधाजनक होता है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। या ऑप्शन डी, या बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बिल्कुल आप में से ज़्यादातर लोग इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, द फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार को हम पहचान सकते हैं। यदि शिक्षक को, एक टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी की जानकारी है तो एक बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक टीचर अपने स्टूडेंट को ईजिली समझ सकता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ द आंसर देयर। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, क्वेश्चन नंबर 4, द फोकस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी इज। तो केंद्र बिंदु क्या है? टीचर, गुड टीचर, चाइल्ड, टीचिंग प्रोसेस या स्कूल?
अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड, एक बालक होता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हेयर। तो इसके अंतर बाल मनोविज्ञान में इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? हम बालक में हो रहे अलग अलग तरह के चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन या व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, इसको स्टडी किया जाता है। इसीलिए एक बालक जो होता है, एक चाइल्ड, चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन बी इज द आंसर देयर। मूविंग टू क्वेश्चन 5, द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, इसमें क्या स्टडी किया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था शैशवावस्था की विशेषताएं, गर्भावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं या किशोरावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है, चाइल्ड साइकोलॉजी में पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते आ रहे हैं चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है, इट इज़ फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी है। मूविंग टू क्वेश्चन 6, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरांगों की ओर, केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर विकास किस तरह का होता है? विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकरण विकास, मध्य बाह्य विकास या सोपानीय विकास, इंग्लिश में रीड करते हैं दैट इज रेडिएटिव एवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मिड एक्सटर्नल डेवलपमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्चिकल डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द पेरिफेरी और द फोर आर्म्स, यानी कि सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग से बाहर की ओर आ रहा है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 दे आर आस्किंग इन विच वे द डेवलपमेंट इज हैपनिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए दैट इज देयर ऑप्शन नंबर सी, मिड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। मूविंग टू क्वेश्चन 7 नाउ, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए देखते हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। डेवलपमेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। इन दोनों कारकों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से ही डेवलपमेंट होता है। चलिए आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक्सपीरियंस इज ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। क्या अनुभव विकास का सिर्फ एकमात्र निर्धारक है? जी नहीं, ऑप्शन बी इज़ नॉट द राइट। सिर्फ अनुभव ही नहीं है, अनुभव बिल्कुल विकास में ये एक वन ऑफ द ऑप्शंस हो सकता है, वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है एकमात्र निर्धारक। तो एकमात्र तो नहीं है, बहुत अन्य निर्धारक भी हो सकते हैं। कमिंग टू ऑप्शन सी, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। डेवलपमेंट को हम इंश्योर कर सकते हैं कैसे? री इन्फोर्समेंट या पनिशमेंट से। तो पनिशमेंट इज़ नॉट सपोर्टेड दिस डेज, तो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बी भी हमने एलिमिनेट किया है, सी ऑल्सो हमने एलिमिनेट कर दिया है, दोनों ऑप्शंस गलत हैं। तो अब चांसेस हैं ए या फिर डी। डी ऑप्शंस रीड करते हैं। विकास प्रत्येक बच्चे की गति को सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। डेवलपमेंट कैन एस्टिमेट द स्पीड ऑफ ईच चाइल्ड करेक्टली। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। विकास क्या होता है? परिपक्वन और अनुभव के बीच जो इंटरेक्शन होता है, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस को, पिछले वीडियोस में हमने इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है। मैच्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सन की लाइफ में, स्पेशली आफ्टर द एडोलसेंस, आफ्टर द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है एंड देन वी कैन से द चाइल्ड हैज़ गॉट मच डेवलपमेंट। फिर उसके बाद वो एक एडल्ट कहलाता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए। सो आई होप द आंसर इज क्लियर टू एवरीवन। ऑप्शन नंबर ए फॉर द 7th आंसर। क्वेश्चन 8, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, जटिल से कठिन, कॉम्प्लेक्स टू डिफिकल्ट, विशिष्ट से सामान्य, टिपिकल टू जनरल, साधारण से आसान, सिंपल टू इजी। तो विकास
यानी कि डेवलपमेंट हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जनरल टू स्पेसिफिक। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, नवजात शिशु होता है, वो शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पूर्व अपने पूरे शरीर का संचालन करता है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर आ रहा है। उसके बाद ही वो क्या करता है, किसी एक विशेष वस्तु या किसी एक विशेष कार्य को करने में सक्षम हो पाता है। ओके, किसी एक विशेष वस्तु को उसको पकड़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल यूज हिज होल बॉडी, ही विल पॉइंट टुवर्ड्स दैट, बट लेटर ऑन ही विल बी एबल टू यूज हिज हैंड्स एंड फिंगर्स प्रॉपरली। तो जनरल डेवलपमेंट से स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है। ओके, दैट इज सामान्य से विशिष्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस वीडियो। पूर्व विद्यालय यानी कि प्री स्कूल में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय जाता है, एलिमेंट्री स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल, तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अभी तो उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, मसल्स टेंस्ड हो जाती हैं। उसके इस परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार हो सकता है। क्या क्या आधार हो सकता है? डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय यानी कि कंटिन्यूस होता है या होता रहता है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल, बट डिफरेंट पीपल में हम इस बात को नहीं मान सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। ऑल द स्टूडेंट्स डू द सेम थिंग। सभी बच्चे प्री स्कूल जाते वक्त चिल्लाते हैं, रोते हैं, बट इन द प्राइमरी स्कूल दे आर हैबिचुअल, दे डू नॉट डू सो, बट स्टिल दे फील सम, दे बिकम देयर मसल्स आर टेंस देयर। तो यहाँ पर डिफरेंट पीपल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है। लास्ट वन, विभेद और एकीकरण, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यही इस पर्टिकुलर थ्योरी का रीज़न हो सकता है, या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्रोप्रिएट बेसिस हो सकता है कि एक बच्चे में ऐसा चेंज क्यों आया है। प्री स्कूल जाते वक्त वो शाउटिंग, वो रो रहा है, बट लेटर ऑन ही इज़ नॉट डूइंग सो। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्या है, विभेद और एकीकरण के विकास का एक लक्ष्य है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज रिलेटेड हियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित मानव विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पर ही निर्धारित है। अब आपको यहाँ पहचानना है कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जनरल टू स्पेसिफिक ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो ये डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता यानी कि सिक्वेंशियलिटी, कंटिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, ये तीनों ही प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। बट रिवर्सिबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? ओके, एक व्यक्ति ने कुछ सीख लिया है, कुछ मैच्योरिटी उसमें आ गई है, तो उल्टा नहीं हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रतिवर्ती विकास नहीं होता है। सो रिवर्सिबल इज द आंसर हेयर। ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर देयर। देन क्वेश्चन नंबर 11, सीमा लर्न्स ईच लेसन वेरी क्विकली। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना एक दूसरी स्टूडेंट है, उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। एक ही कॉन्सेप्ट को एक बच्चा जल्दी सीखता है, दूसरा देर में सीखता है। तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के किस सिद्धांत को, किस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को ये रिफर कर रहा है यहाँ पे? सो ऑप्शन फर्स्ट, वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल वेरिएशन है। अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप, दोनों बच्चों में कोई इंटर रिलेशन है? नहीं, एक बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, दूसरा देर में सीख रहा है, तो अंतर संबंध तो नहीं है। कंटिन्यूटी, क्या यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है? ऐसा तो नहीं लगता है यहाँ पे। सो दिस ऑप्शन इज नॉट देयर। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट को दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, एक बेहतर तरीके से जल्दी सीख रहा है, दूसरे को समय लग रहा है। दैट मीन्स इंडिविजुअल वेरिएशंस आर देयर। वन इज अ ब्रिलियंट, मे बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अनदर मे नॉट बी देयर। सो दैट इज द आंसर, इंडिविजुअल वेरिएशन, वैयक्तिक भिन्नता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन इंक्लूड्स हेड डाउन रूल, नियर टू फार रूल, बोथ ए एंड बी, एंड नाइदर
A nor B. ऑल द ऑप्शंस इन हिंदी ऑल्सो आर गिवन हियर। तो विकासात्मक दिशा का नियम यानी कि लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ये किस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए मैच हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं। सो जब भी हम विकासात्मक दिशा को बात करते हैं तो इसके इस नियम के अंतर्गत क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि हेड डाउन रूल, जिसको हम मस्तकाधोमुखी नियम डिस्कस हम बोलते हैं इसको, साथ ही साथ निकट से दूर का नियम, ये दोनों नियम ही डेवलपमेंटल डायरेक्शन के अंदर आ सकते हैं। बोथ आर इंक्लूडेड देयर, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। हेड डाउन रूल as well as near to far rule, any way development can take place. Option C is the correct answer there. Let us move on to the 13th one. Development is a never ending process. विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? हम ऑलरेडी इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डेवलपमेंट एवर लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है एंड इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो अब ये ये जो कथन है ये किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशनशिप यानी कि अंतः संबंध का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत। तो ये अलग अलग सिद्धांत होते कौन से हैं, इनका मतलब क्या है? तो जब हम अंतःक्रिया का सिद्धांत देखते हैं तो अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है कि एक जो बालक होता है उसका विकास न केवल वंशाक्रम के कारण और न केवल वंशाक्रम के कारण बल्कि दोनों ही वंशाक्रम और वातावरण दोनों के कारण होता है। इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ये कहता है। नेक्स्ट आता है एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर या फिर अंगों से पूर्ण की ओर एक डेवलपमेंट होता है। दैट इज इन ए प्रॉपर मैनर डेवलपमेंट विल हैव। ओके, सो दैट इज एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आता है अंतः संबंध इंटर रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है बालक के शरीर यानी कि शारीरिक, मानसिक और इमोशनल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डेवलपमेंट होते हैं उनमें एक परस्पर रिलेशनशिप होती है। अलग अलग तरह के डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ये कहता है थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतः संबंध का सिद्धांत। और निरंतर का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतर का सिद्धांत ही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज द आंसर, ऑप्शन डी। मूविंग टू क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। बिल्कुल, इनहेरिटेंस इसी को कहते हैं। नेक्स्ट वन, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है। इवोल्यूशन किसका रिजल्ट है? इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल एंड द एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, वंशानुक्रम यानी कि इनहेरिटेंस इज द रिफाइनमेंट ऑफ इनेट कैरेक्टरिस्टिक। वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। नेक्स्ट वन, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स टू द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। सो पेरेंट्स से चाइल्ड में इनहेरिटेंस क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। सो ऑप्शन ए और डी इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट वन, बी पार्ट, इवोल्यूशन में क्या होता है? इवोल्यूशन में एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है। सो इट इज़ यस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल, पर्यावरण विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एंड ऑप्शन सी जो कि यहाँ पूछा गया था नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शन सी में? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात
विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। यहाँ पे शोधन लिखा है, दैट इज रिफाइनमेंट, इट इज़ नॉट द रिफाइनमेंट, इट इज़ द sum of the innate characteristic. Okay, so that is why it is wrong. Option C is the answer there. Next, moving on fastly to question 15. Dash is the sum of innate personal qualities. Dash जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हो गया है। सी विल कम बैक इन द नेक्स्ट पार्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर है, इनहेरिटेंस। अभी अभी हमने स्टेटमेंट को यहाँ पे करेक्ट किया था क्वेश्चन 14 में ही। इनहेरिटेंस क्या होता है? सम ऑफ इनेट पर्सनल क्वालिटीज़। तो आप यहाँ देख सकते हैं मिलते जुलते क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। पिछला क्वेश्चन यूपी टेट 2016 का था और यही क्वेश्चन जो अब आपके सामने है ये सी टेट का है, सी टेट 2011 का। तो सेम कॉन्सेप्ट सेम स्टेटमेंट आप देख सकते हैं अलग अलग टेट एग्जाम्स में दिए गए हैं। यही इंपॉर्टेंस होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आते हैं क्वेश्चन 16 पे। अनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज सोशल स्ट्रक्चर। किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है हेरिडिटी? डायनामिज्म, स्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी। गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या फिर गौण। तो किस तरह की ये संरचना है? दैट इज ऑप्शन बी, स्टेबल। ये एक स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। तो वंशानुक्रम या अनुवांशिक गुण जो होते हैं इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से ही अपनी इनहेरिटेंस को एक्वायर करता है और ये इनहेरिटेंस स्थिर स्टेबल होती है। वातावरणीय प्रभावों से या किसी अन्य चीज़ों से इस पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। वातावरण एक पर्सन को डेवलप करने में रोल निभाता है। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनहेरिटेंस का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है और ये स्टेबल होता है। इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जो जीन्स पेरेंट्स से उसके अंदर आए हैं वो ऑल्टर नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई आंसर इज देयर। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? वन एलिमेंट थ्योरी, एक तत्व सिद्धांत, टू एलिमेंट थ्योरी, द्वितत्व सिद्धांत, रिग्रेशन थ्योरी, प्रयागमन सिद्धांत या फिर पॉली थ्योरी, बहुतत्व सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द आंसर, रिग्रेशन थ्योरी। बाकी सभी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं। तो बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? दैट इज प्रयागमन सिद्धांत। रिग्रेशन थ्योरी इज नॉट द आंसर देयर। ओके, सो दैट इज ऑल। ये सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ थ्योरी प्रपोजेस दैट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन थिंग दैट आर इनहेरिटेड थ्रू जीन्स? तो कौन सा सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है, प्रपोज करता है कि डेवलपमेंट या विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं? डिटर्मिनिज्म थ्योरी, सोशल थ्योरी, नेचुरल प्रिंसिपल या फिर पेरेंटिंग प्रिंसिपल। सो ऑप्शन नंबर सी, ये नेचुरल प्रिंसिपल है, प्राकृतिक सिद्धांत है। ये विकास जीन के माध्यम से जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स होता है, उस पर निर्भर करता है विकास, यानी कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इनहेरिटेंस थ्रू द जीन्स एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रिंसिपल। ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है। मूविंग टू क्वेश्चन 19, द कंडीशन विच अकर्स ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ मदर टू सेपरेट द 21st क्रोमोसोम पेयर। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। तो नॉर्मली 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है। एक सेट पिता से, एक सेट माता से ग्रहण करता है एक चाइल्ड, एक बालक ना। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो बालक होता है उसमें एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे नॉर्मली 23 फादर से, 23 मदर से, तो टोटल हो गए 46। लेकिन डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित होता है उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका कारण है माता का जो जो मदर का 21st क्रोमोसोम पेयर होता है वो अलग नहीं हो पाता है। ओके, सो दैट इज वाई दिस प्रॉब्लम कम्स। दिस इज ए जेनेटिक डिजीज कॉल्ड एज द डाउन सिंड्रोम। मूविंग टू नेक्स्ट वन, पिछला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है डाउन सिंड्रोम, यूपीटेट 2016
में ये डिस्कस किया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, अभी हमने डिस्कस किया है। सेम और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी आपके सामने क्वेश्चन 20, दिस वाज आस्क्ड आल्सो इन यूपीटेट। ये क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन पेपर 1, दिस वन पेपर 2, दोनों ही 2016 से लिए गए। नॉर्मल मेल हैज़ XY क्रोमोसोम वाइल नॉर्मल फीमेल हैज़ डैश। तो नॉर्मल मेल XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल्स में इट इज़ XX क्रोमोसोम। ओके, XX क्रोमोसोम इज द आंसर देयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 3 स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे, एक स्टेटमेंट राइट होगा। लेट अस रीड। सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी, अदर्स बाय एनवायरनमेंट। यानी कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता, हेरिडिटी और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो विकास के लिए कुछ चीज़ें हेरिडिटी से डिपेंड करती हैं, कुछ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज डिटरमाइंड बाय जीन्स। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। ओके, क्या ये एंटायरली जीन्स पर निर्भर होगी? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो, देन विल डिसाइड। गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन रिमूव एनी कंजेनिटल डिसऑर्डर। यानी कि जो जन्मजात विकार होते हैं, जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, क्या वो अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार दूर कर सकता है? ये तो पहली नज़र में गलत लगता है, इट इज़ फर्स्ट व्यू इट इज़ रॉन्ग। जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, इट कैन नॉट बी क्योर्ड इवन आफ्टर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑल्सो। उसको हम उसकी प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली वी कैन नॉट क्योर। नेक्स्ट वन, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में सहयोग करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एनवायरनमेंट ओनली प्लेस, ओनली लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में एनवायरनमेंट हेल्प करेगा, बाकी किसी चीज़ में नहीं। ये भी गलत स्टेटमेंट है। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। तो आपको ऐसे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। पहला में हमने डिस्कस किया है कि सम एस्पेक्ट्स, विकास के कुछ पहलू हेरिडिटी से डिसाइड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से होते हैं। और दूसरे ऑप्शन में डिस्कस यहाँ पे लिखा है कि चाइल्ड की एबिलिटी, सीखने की जो या फिर प्रदर्शन करने की जो एबिलिटी होती है, वो पूरी तरह से जीन्स से डिसाइड होती है। पूरी तरह से जीन्स से नहीं होती है, बाकी भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन 21 राइट नाउ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर देयर। Moving to 22 now. Which of the following statement about the role of heredity and environment is correct? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के संदर्भ में हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट, पर्यावरण की भूमिका से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट विल रीड द स्टेटमेंट्स। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस डिटरमिन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज ए होल। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट अफेक्ट द डेवलपमेंट। विकास ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, नहीं दोनों ही प्रभावित करते हैं। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन, बोथ अफेक्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। दिस सीम्स टू बी राइट। चलिए एक बार नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। हेरिडिटी इज द ओनली कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जो व्यक्ति विभिन्नताएं होते हैं, एक बच्चा ब्रिलियंट हो जाता है, दूसरा नॉर्मल रहता है, तीसरा को सीखने में प्रॉब्लम रहती है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी ही होता है? नहीं, सिर्फ हेरिडिटी नहीं होता है, बाकी और भी कारण हो सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी इज द आंसर है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी? कौन सा स्टेटमेंट सही है? फिर से वही पहचानना है। पहला, दोनों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कितना? 50-50%। 50% हेरिडिटी, 50% एनवायरनमेंट, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक बच्चे का विकास संपूर्ण हो जाता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नेक्स्ट वन, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। समवयस्कों और पितृक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। दोनों एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, एग्रेसिव टेंडेंसीज आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वेयर एज हेरिडिटी इज नेसेसरी फॉर रियल डेवलपमेंट। So which is the statement that is correct here? Option number B is the answer of this.
ओके, हम यहाँ पे परसेंटेज श्योरली नहीं कह सकते हैं, हर एक व्यक्ति में ये भिन्नता आती है। हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों कंट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन ये जो नंबर दिया गया है ये फिक्स्ड नहीं होता है, इट वेरीज, ये चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये दोनों ऑपरेट करते हैं टुगेदर, जबकि यहाँ लिखा है डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, दोनों एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। And last one also is wrong. Only one we are remaining with. That is the correct answer here. Okay, so let us move on to the next one. Question 24. With reference to the role of heredity and environment, which is the correct statement? फिर से आपको correct statement पहचानना है, किसके रिलेशन, किस संदर्भ में, मानवीय विकास में, फिर से वही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रोल से। तो ये रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं। ओके, ऑप्शन ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, यानी कि जो इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, उसको हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल होता है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, कहीं पे हेरिडिटी का ज़्यादा रोल, कहीं एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल, इस तरह से एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमको ये यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट वन, ऑप्शन बी, द पॉलिसी ऑन डिफरेंशियल डैमेज कम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो ये जो पॉलिसी है that is based on role of nature. Okay, next one, C part, the role of environment remains almost constant. परिवेश की भूमिका स्थिर कांस्टेंट रहती है, जबकि इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी चेंज हो जाता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। ऑप्शन डी, द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर। व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इन सब में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? दैट इज ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज़ वेरिएबल। यदि आपने पिछले क्वेश्चंस को देखा होगा, अभी देख यहाँ पे हमने ऑप्शन ए पिछला 23rd क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन ये 50-50% नहीं है। कहीं हेरिडिटी का इम्पोर्टेंट रोल ज़्यादा हो जाता है, किसी डेवलपमेंट फैक्टर में एनवायरनमेंट का रोल ज़्यादा हो सकता है। यही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दिया गया है और यही करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन 25 नाउ, व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कॉन्सेप्ट और कंट्रोवर्सी। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए, जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति यानी कि बेसिक इंस्टिंक्ट। ऑप्शन सी है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ यानी कि कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। एंड ऑप्शन डी, हमारे आसपास का वातावरण। तो नेचर से क्या मतलब है ये पूछा गया है। सिंपल आंसर इज देयर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। मूविंग टू द क्वेश्चन 26, which one is the of the following is appropriate in the context of nature nurture debate। प्रकृति पोषण विवाद के संदर्भ में कौन सा आपको उपरयुक्त प्रतीत होता है? ओके, सो लेट अस रीड दिस स्टेटमेंट्स। बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। क्या सिर्फ परिवेश ही ज़रूरी है? हेरिडिटी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में है, तो सिर्फ परिवेश के द्वारा हम नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन आर जेनेटिकली इंक्लाइंड। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वे किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं। तो एनवायरनमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो जिसकी वजह से ये आंसर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट वन, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में एनवायरमेंटल फैक्टर्स परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। सो यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे हम नहीं कह सकते कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस का बहुत कम इम्पोर्टेंस है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस का लिटिल इम्पोर्टेंस है। इट इज़ नॉट सो। सो इसी वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। तीनों ऑप्शन शुरू में गलत हो चुके हैं। ऑप्शन डी इज़ द आंसर। इनहेरिटेंस और एनवायरनमेंट इनसेपरेबली इंटरट्वाइंड होते हैं और दोनों ही डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि
वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। 27th नाउ, द इंटेलेक्ट ऑफ ए मैन इज पास्ड ऑन टू द सब्सिक्वेंट जनरेशन। द फंक्शन ऑफ डैश इज टू क्रिएट सुटेबल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस इनेट एबिलिटी। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है इनहेरिटेंस के द्वारा। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपर्युक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो किसका कार्य है? दैट इज बीइंग आस्क्ड हियर। एरिया यानी कि वेदर, एरिया यानी कि क्षेत्र, वेदर यानी कि मौसम, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, और लास्ट वन क्लाइमेट। तो ये एटमॉस्फेयर वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है। वातावरण का कार्य है कि इस जन्मजात योग्यता के लिए उपर्युक्त परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, होम एनवायरनमेंट। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्टूडेंट का जो होम घर होता है उसके अंदर जो परिवेश है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर चाइल्ड या स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये किस थ्योरी से रिलेटेड है? कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट, या फिर पारिस्थितिक। अब एनवायरनमेंट की बात हुई है तो डेफिनेटली ऑप्शन डी, इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक विल बी द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग टू क्वेश्चन 29। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के मैनर में दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, ये क्या दर्शाता है, इसका क्या मतलब हो सकता है, ये आपको पहचानना है। ओके, सो ऑप्शन 1, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया या असतत प्रक्रिया है? इज डेवलपमेंट ए कंटिन्यूस और ए डिस्क्रीट प्रोसेस? नेक्स्ट वन, विकास, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉग्निशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, प्रकृति और पोषण पर बहस, डिबेट ऑन नेचर एंड नर्चर। एंड ऑप्शन डी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट एज अ मल्टी फैक्टर कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे बात क्या किस बारे में हो रही है? क्या बच्चे भाषा इसीलिए सीखते हैं क्योंकि आनुवंशिक रूप से उनमें सीखने की प्रवृत्ति होती है, या माता पिता प्रारंभिक तौर से शुरुआत के दिनों से ही उन्हें सिखाते हैं? तो आनुवंशिक रूप मतलब हेरिडिटी, और हेरिडिटी आती है नेचर से। हेरिडिटी कम्स फ्रॉम नेचर, और सिखाना मतलब हो गया नर्चर, पोषण। तो ये हो गया नेचर नर्चर डिबेट। आंसर इज द सी पार्ट हियर, प्रकृति और पोषण पर बहस। आते हैं आज के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है। क्वेश्चन 30, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, skills, values, motivation and which makes them responsible and active members of the society। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे प्रोसेस जिसके द्वारा चिल्ड्रन एक सोसाइटी का एक्टिव मेंबर, रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सकते हैं, समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन जाते हैं, जिम्मेदार सदस्य बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाए? समावेशन, इंक्लूजन, मुख्य धारा से जुड़ना, ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम, विभेदीकरण, डिफ्रेंसिएशन, या फिर समाजीकरण। ऑब्वियसली आंसर इज समाजीकरण और सोशलाइजेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so we'll continue the same series in the next video. Okay, hope you have liked or enjoyed the session। आपने आज की वीडियो से यदि कुछ भी लाभ किया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपको एक बार फिर रिमाइंड कराते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के सभी सॉल्यूशन आप एक पीडीएफ के फॉर्म में इन क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं, सॉल्व पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल। विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।